तो हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को पढ़ेंगे। पर इसका हमने पहले ही टॉपिक 1 बना चुका है। ये टॉपिक 2 है, तो आप पहले टॉपिक 1 को देखें, तब आपको टॉपिक 2 भी समझ आएगा। ठीक। और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था कि जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक है, इन क्षेत्रकों में कौन सी क्रिया होती है, यानी कि इन क्षेत्रकों में कौन सी आर्थिक क्रियाएं की जाती है, और इन क्षेत्रकों को हम इनके अलावा और किन किन नाम से जानते हैं। तो इसे आप देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा। और हाँ, इसमें इस वीडियो में एक गलती हुई थी, इसमें एक मिसप्रिंट हुआ था। इसमें इसमें तृतीय क्षेत्र को टर्शियरी सेक्टर के बजाय टेरिटरी लिखा गया था। तो इसे आप सही करके टर्शियरी सेक्टर पढ़िएगा, टेरिटरी नहीं। और हाँ, जो ये तीनों क्षेत्रक है वह प्रकृति के आधार पर बांटे गए हैं, यानी कि इस चैप्टर में हम 3 तरह के आर्थिक क्रियाओं के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। पहला है प्रकृति के आधार पर, यानी कि इसमें हम 3 प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक, जो कि प्रकृति यानी कि कौन सी क्रिया किस क्षेत्र के अंडर आती है, उसको हम पढ़ेंगे। दूसरे में हम रोजगार के आधार पर क्षेत्रकों को बंटवारा देखेंगे, जिसमें कि हम 2 प्रकार के क्षेत्रक, संगठित और असंगठित क्षेत्रक को देखेंगे। और लास्ट में हम स्वामित्व के आधार पर, यानी कि अधिकार क्षेत्र के आधार पर दो क्षेत्रक पढ़ेंगे, जिसमें कि हम पहले सार्वजनिक और दूसरा निजी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। वर्ष 1973 से 74 और 2013 से 14 के बीच लगभग कितना वर्ष का फर्क है? 40 वर्ष। इसमें क्या हुआ है? सभी क्षेत्रकों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई है वह आर्थिक क्षेत्र में देखी गई है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है। अब अगर हम इस आलेख को देखें, ये आलेख आपके बुक में भी दिया गया है, तो इसलिए ये वीडियो आप जब देख रहे हैं तो आप अपने सामने बुक को रखें, ताकि इससे आप और अच्छे तरीके से इस आलेख को देख सकें। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो चित्र है, यानी कि जो आलेख है, उसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक द्वारा जो सकल घरेलू उत्पाद है उसके बारे में बताया गया है, जिसमें कि करोड़ में बताया गया है। अब जो ये ब्लू कलर का क्षेत्र है वो किसको दर्शाया गया है? वो प्राथमिक क्षेत्र को दर्शाया गया है। रेड वाला द्वितीयक क्षेत्र को और ग्रीन वाला तृतीयक क्षेत्र को दर्शाया गया है। ठीक, तो इसे आप देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। परिणामतः वर्ष 2013 से 14 में भारत में जो प्राथमिक क्षेत्रक है उसको प्रतिस्थापित करते हुए, यानी कि हटाते हुए, जो तृतीयक क्षेत्रक था वो क्या हुआ? सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। अब इसमें कारण क्या क्या है, यानी कि भारत में जो तृतीयक क्षेत्र का आगे बढ़ने का जो कारण है वो क्या क्या है? तो इसमें कई कारण है। अब यहाँ पर भी एक मिसप्रिंट है, इसमें बढ़ने की जगह में बनने लिखा हुआ है, तो इसे भी आप देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। पहला कारण क्या है? पहला है किसी भी देश में अनेक सेवाएं हैं, जैसे कि अस्पताल हो गए, शैक्षणिक संस्था हो गई, डाक हो गए, तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की हमें क्या होती है? आवश्यकता होती है। और इन्हें हम बुनियादी सेवा कहते हैं, यानी कि ये आम सेवाएं होती है जिन्हें हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक। और किसी भी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जो जिम्मेदारी होती है वो किसके हाथ में होती है? वो सरकार के हाथ में होती है, यानी कि इसकी जिम्मेदारी सरकार उठाती है। ठीक। अब दूसरा क्या है? दूसरा है कृषि और उद्योग। कृषि और उद्योग के विकास से ही क्या होता है? परिवहन, व्यापार, भंडार जैसी जो सेवा है उनका भी विकास होता है। अब इसमें कृषि, उद्योग और परिवहन किस क्षेत्र के अंडर आते हैं वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक। तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। यानी कि जब प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र आगे बढ़ेगा, तब जाके हम तृतीयक क्षेत्र को भी आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं, यानी कि इसका मांग बढ़ता जाएगा। तीसरा पॉइंट बताया गया है, जैसे जैसे आय बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है, यहाँ आय होगा, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं का क्या करते हैं? मांग करते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट हो गए, पर्यटन, शॉपिंग मॉल, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय और व्यावसायिक प्रशिक्षण, इनकी मांग शुरू कर देते हैं।
चौथे में बताया गया है कि विगत जो दशक है उनमें सूचना और संचार जो प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नई सेवाएं हैं वो महत्वपूर्ण और अपरिहार्य हो गई है। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि भी हो रही है। भारत में जो सेवा क्षेत्र है कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक और उन क्षेत्रों की संख्या सीमित है जिनमें कि अत्यंत ही कुशल और शिक्षित लोगों की जरूरत होती है, उन्हें रोजगार मिलता है। और दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकान में, मरम्मत कार्य में, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं, कार्य करते हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जीविका निर्वाह कर पाते हैं, यानी कि अपना जीवन यापन कर पाते हैं इन कार्यों को करके। और वह इन सेवाओं में इसलिए लगे हैं क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं होता है, कुछ अवसर नहीं होता है, कोई भी चॉइस नहीं होता है। इस कारण सेवा क्षेत्र में कुछ भाग में ही क्या होते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, उनमें वृद्धि होती है। अब हम पढ़ेंगे कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित थे, यानी कि किस क्षेत्र में कार्यरत थे, कार्य करते थे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर एक आलेख है जिसमें कि हम जीडीपी के हिसाब से क्षेत्रकों की हिस्सेदारी को देखेंगे जो कि प्रतिशत में है। ठीक, तो यहाँ पर जो ब्लू है वो प्राथमिक, रेड वाला द्वितीयक और ग्रीन वाला जो है तृतीयक क्षेत्र को दर्शाता है। तो जो 1973 से 74 का समय था, उस समय प्राथमिक क्षेत्र का जो हिस्सेदारी थी वो लगभग 40% थी। वहीं द्वितीय क्षेत्र का लगभग 10 से 12% और तृतीय क्षेत्र का लगभग 55 की हिस्सेदारी थी। वहीं ये अगर हम देखें 2013 से 14 में तो यह लगभग इससे बहुत कम हो गई थी, यानी कि इस ईयर में बहुत कम थी। पहले प्राथमिक क्षेत्र में यह ज़्यादा थी, लेकिन बाद में 2013 से 14 में यह घटकर 10 से 12% ही रह गई। वहीं द्वितीय क्षेत्र में इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई जो कि 25 से 30% तक बढ़ी और तृतीय क्षेत्र सबसे आगे रहा लगभग 75% तक। ठीक, यहाँ पर हमने जाना कि आखिर किस क्षेत्र में कितनी प्रतिशत में जीडीपी में हिस्सेदारी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो हमने देखा कि जीडीपी में इन क्षेत्रों की हिस्सेदारी में तो परिवर्तन हुआ है, लेकिन उनके जो रोजगार क्षेत्र है उनमें ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, जो कि हम अब इस आलेख में देखेंगे। यहाँ पर हम जीडीपी में देखें, अब हम यहाँ पर रोजगार के क्षेत्र में देखेंगे, यानी कि यहाँ पर कार्य मिलना, काम करना। तो जो यहाँ पर भी सेम ब्लू कलर दर्शाता है प्राथमिक क्षेत्र को, रेड कलर दर्शाता है द्वितीयक को और ग्रीन वाला तृतीयक को। इनमें वर्ष 1977 से 78 और वर्ष 2017 से 2018 में तीनों क्षेत्रकों में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखाया गया है। और आज भी जो प्राथमिक क्षेत्रक है वो सबसे बड़ा नियोक्ता बना है, यानी कि आज भी प्राथमिक क्षेत्रक में बहुत अधिक लोग कार्य करते हैं, क्योंकि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर का सृजन नहीं हुआ है। इसलिए इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में तो 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें तो औद्योगिक रोजगार है, यानी कि इसमें उत्पादन में वृद्धि हुई है वो भी 3 गुना से ज़्यादा, लेकिन जो इसमें रोजगार क्षेत्र है वह केवल 3 गुने ही रह गए हैं, यानी कि इनमें वृद्धि केवल 3 गुनी ही हुई है। और वही अगर हम तृतीय क्षेत्र पर देखें तो यहाँ पर जो उत्पादन है उसमें 14 गुना वृद्धि हुई है, परंतु जो रोजगार है उसमें केवल 5 गुना या इससे भी कम की वृद्धि हुई है। परिणामतः देश में आधे से भी जो अधिक श्रमिक है वो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिनका जीडीपी में योगदान केवल 1/6 भाग ही है। वही द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का जो जीडीपी में हिस्सा है वह बाकी हिस्सा है, लेकिन यह क्षेत्र कम लोगों को रोजगार प्रदान करता है, यानी कि यह क्षेत्र जीडीपी में तो आगे है लेकिन इसमें रोजगार की जो सुविधा है वो कम है। अब आगे देखते हैं, कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्य करते हैं। यदि हम कुछ लोग को कृषि क्षेत्र से अगर हटा भी दें तो भी उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्द में कृषि क्षेत्र में श्रमिक में अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है जिसमें कि एक छोटी किसान लक्ष्मी के बारे में बताया गया है जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है।
यानी कि बिना सिंचाई की हुई भूमि है, जो कि सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर ही आश्रित रहती है और निर्भर रहती है, और जो है वो ज्वार और अरहर जैसी फसलें उपजाती है। उसके परिवार के सभी सदस्य, जो कि 5 हैं, वो उसी भूमि पर वर्ष भर कार्य करते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है, प्राप्त नहीं है। इसमें हमने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति काम तो कर रहा है, कोई भी खाली नहीं बैठा है, लेकिन वास्तव में उनका श्रम जो है, श्रम प्रयास, वो विभाजित हुआ है, बांटा गया है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है, यानी कि यहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से काम तो करते हैं, लेकिन सभी अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं करते। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को ही हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी है जिसके पास कोई कार्य नहीं होता और वह बेकार बैठे होते हैं, से अलग है। इसलिए खुली बेरोजगारी, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी हम कहते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर भी एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि एक भूस्वामी के बारे में बताया गया है जिसका नाम क्या है, सुखराम है। वो क्या होता है, वो लक्ष्मी के घर आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के एक या फिर 2 सदस्य को भाड़े पर ले जाता है। तो अब क्या हुआ, इससे जो है लक्ष्मी को आय में भी प्राप्ति होगी। तो अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय भी मिलेगी। इस उदाहरण में हमने देखा जो 2 लोग थे जिन्हें सुखराम भाड़े में ले गया था, अगर वो चले भी जाए तो भी कृषि में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि उनके उत्पादन में कोई भी हानि नहीं होगी। इसके अलावा उनके परिवार को कुछ आय भी प्राप्त हो जाएगी। अल्प बेरोजगारी केवल कृषि क्षेत्र में ही नहीं पाई जाती है, ये बाकी क्षेत्रों में भी देखी जा सकती है। जैसे कि शहर में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियत श्रमिक शामिल हैं, जो कि दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं और वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार भी करते हैं, और अन्य लोग जो है वो असुविधाजनक कार्य भी करते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए। इसी तरह तृतीय क्षेत्र यानी कि जो सेवा क्षेत्र है में भी कुछ लोग सड़क पर काम करते हैं, जैसे कि ठेले खींचने का, कुछ सामान बेचने का। ये भी क्या होता है, ये इसमें पूरे दिन काम करते हैं, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत के हिसाब से कमाई नहीं मिलती है। अब हम जानेंगे कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन हम किस प्रकार कर सकते हैं, कैसे हो सकता है। तो जैसे हम लक्ष्मी का ही उदाहरण लें तो उसके पास 2 हेक्टेयर सिंचित भूमि है। उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु अगर एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय करेगी या बैंक ऋण प्रदान करेगा, तब लक्ष्मी क्या करेगी, अपनी भूमि की सिंचाई के लिए सक्षम होगी और रबी फसल में एक और दूसरी फसल गेहूँ उपजाएगी। यानी कि उसमें उसने क्या किया, फसल को बढ़ाया, दुगुना किया। यानी कि अब एक नहीं 2 प्रकार की वो फसल उपजा सकती है, अगर उसे बैंक द्वारा ऋण मिला या फिर सरकार उसे हेल्प करेगी तो। इसी प्रकार कई खेत की सिंचाई के लिए अगर एक बांध का निर्माण किया जाए या फिर किसी नहर का निर्माण किया जाए, तो इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर मिलेंगे और अल्प बेरोजगारी की जो समस्या है वो भी खत्म होगी या ये कम हो जाएगी। इससे जो है तृतीय क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि अब देखो, अगर इसमें प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र को अगर हम बढ़ाएंगे तो इससे तृतीय क्षेत्र को भी रोजगार मिलेगा। अब वो कैसे, वो देखते हैं। तो जैसे कि किसान पहले से अधिक उत्पादन करने लगेंगे और उन्हें यह उत्पाद बेचने के लिए बाजार तो जाना पड़ेगा, और बाजार ले जाने के लिए उन्हें कोई परिवहन सेवा चाहिए। तो जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतनी ज़्यादा परिवहन सेवाओं की आवश्यकता होगी। ठीक। तो यदि सरकार परिवहन और फसल के भंडार पर और ग्रामीण सड़क पर निर्माण पर कुछ निवेश करेगी, तो इससे क्या होगा, परिवहन सेवा भी आसान हो जाएगी, यानी कि गांव में पहुंचने में भी सुविधा होगी। लेकिन किसानों की जरूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं रहती, यानी कि उन्हें केवल पानी नहीं चाहिए, उनको और भी बहुत वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जैसे कि उन्हें खेती करने के लिए बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए, कृषिगत जो उपकरण होते हैं वो चाहिए, पानी निकालने के लिए पंप सेट चाहिए, उन सभी की भी ज़रूरत होगी। लेकिन एक किसान के पास इतनी आय या फिर इतना धन नहीं होता जिससे कि वो ये सभी चीज़ को एक साथ खरीद सके या फिर उसे खरीद भी सके। जिसके लिए वो क्या करते हैं, वो साहूकारों से, बड़े बड़े जो जमींदार हैं उनसे क्या रहते हैं, ऋण लेते हैं।
ऋण लेते हैं और बाद में जो साहूकार है वह उनसे यह ऋण उच्च ब्याज दर पर वसूलते हैं, प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर स्थानीय बैंक उन्हें उचित ब्याज दर पर अगर ऋण दे, लोन दे, तो वह उचित समय पर सामान भी खरीद सकेंगे और अपनी भूमि पर खेती करने में भी सक्षम होंगे। इसका मतलब इन्हें पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए सस्ते कृषि साख यानी कि लोन की भी जरूरत होती है। इसके अलावा हम अन्य तरीकों से भी रोजगार का सृजन कर सकते हैं, जिसमें कि अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में उन उद्योग और सेवाओं की पहचान करना है और उन्हें बढ़ावा देना जहाँ पर बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकते हैं, यानी कि उन्हें यहाँ रोजगार मिल सकता है। जैसे कि अगर हम देखें तो अनेक किसान अरहर और मटर, जो कि क्या फसलें हैं, दलहन फसलें, उपजाने का कार्य करते हैं। अगर उनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना की जाए तो उससे उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी और साथ ही साथ उन्हें रोजगार भी प्राप्त होगा। तो यह क्या है, एक उदाहरण है। ठीक। इसके अलावा कुछ ऐसे भी उदाहरण है जो कि अर्थ इसके अलावा कुछ ऐसे भी उदाहरण है जो कि अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार प्रदान करता है। जैसे कि सबसे पहले आता है शीत भंडारण। शीत भंडारण गृह खुलने से किसान क्या करेंगे, अपने जो आलू प्याज जैसे उत्पाद हैं उनका भंडार कर सकेंगे। ये शीत भंडार एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर सब्जियों को बहुत समय तक रखा जा सकता है फ्रेश, और जब उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी तो वह उन्हें यहाँ से निकाल कर बेच सकेंगे। वहीं वन क्षेत्र के निकट अगर गांव में शहद, यहाँ शहद होगा, शहद संग्रह केंद्र की शुरुआत करना जहाँ किसान वनों से प्राप्त जो शहद है उसे बेच सकें। तीसरा आता है कि जो सब्जी और कृषिगत उत्पाद है जैसे कि आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, मटर और फल, ये सभी चीज़ें जिन्हें कि बाहर बाजार में बेचा जा सके उनके लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करना। अब प्रसंस्करण उद्योग एक प्रकार का ऐसा उद्योग है जिसमें कि किसी भी उत्पाद को स्वच्छ और उसे लंबे समय तक रखने के लिए बनाए जाते हैं। भारत में जो 60% जनसंख्या है जो कि 5 से 29 वर्ष की आयु की है, जिनमें से केवल 51 के ही लगभग विद्यालय जाते हैं और जो बाकी 18 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे हैं वो विद्यालय नहीं जाते हैं। अब अगर जो बच्चे हैं वो विद्यालय नहीं जाते हैं तो वो क्या करते होंगे, या तो वो घर में रहते होंगे या फिर वो बाल श्रमिक के रूप में काम करते हैं, यानी कि खेती करते होंगे या किसी भी होटल या इसमें काम करते होंगे। ठीक। लेकिन अगर यह बच्चे भी स्कूल जाने लगे, विद्यालय जाने लगेंगे, तो हमें इससे क्या लाभ होगा, इससे इससे अधिक स्कूल अध्यापक और कर्मचारी की हमें क्या होगी, आवश्यकता होगी। और योजना आयोग के द्वारा एक अध्ययन किया गया था जिसके अनुसार पाया गया कि अकेले जो शिक्षा क्षेत्र है वह लगभग 20 लाख रोजगार हमें प्राप्त करवा सकता है, उसका सृजन कर सकता है। यदि स्वास्थ्य की स्थिति में भी अगर सुधार किया जाए तो हमें अधिक डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी की भी आवश्यकता पड़ेगी, और यह भी एक तरीका है जिससे कि हम रोजगार का सृजन कर सकते हैं। सभी राज्य और प्रदेश में वहाँ के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। यह पर्यटन और क्षेत्रीय शिल्प उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नई सेवाओं के माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ समुचित योजना की आवश्यकता होगी और सरकारी सहायता की भी जरूरत होगी। उदाहरण के लिए योजना आयोग ने एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने पाया कि यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार किया जाए, इन्हें ठीक किया जाए, तो हम प्रति वर्ष जो है 35 लाख से भी अधिक लोग को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। अभी केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में एक कानून बनाया गया है जिसमें कि भारत के 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए है, जिसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे कि मनरेगा भी कहा जाता है। और इससे पहले इससे पहले और मनरेगा जो कानून है उससे पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 में बदलकर मनरेगा रखा गया। और यह जो कानून है, इस कानून के अंतर्गत
अब इस कानून का जो उद्देश्य है यह क्या है? इसके अंतर्गत जो लोग काम कर सकते हैं या फिर जिन्हें काम की ज़रूरत होती है, उन्हें सरकार 100 दिन का कार्य देती है, उन्हें रोजगार देती है। और यदि ये रोजगार उन्हें प्राप्त नहीं करा सकी तो उसे ये बेरोजगारी भत्ता देती है। और इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र काम को इसमें वरीयता दी जाती है, जिसमें कि भविष्य में भूमि के उत्पादन में बढ़ाया जा सके, यानी उन्हें बढ़ाने में मदद मिल सके। ठीक, तो यहाँ पर हमने इस टॉपिक को ख़त्म किया। तो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब आगे के जो चैप्टर के टॉपिक है उसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको टॉपिक 1 और टॉपिक 2 में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।